हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो से हम हमारा नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा आप बोल सकते हो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है। फिज़िकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम सीधे पार्ट 2 यानी कि ऑर्गेनिक के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट वाला ही आप बोल सकते हो चैप्टर, जो मेनली जो है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। डेट इज नेम सजेस्ट सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which mainly deals with surface of substance and the phenomenon taking place on surface of substances। ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, जो किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पे क्या हो रहा है, ठीक है, उस पे ये स्टडी कर रही है, मतलब कि उस पे ये डील्स करती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, इतना क्लियर हुआ? मतलब कि मानो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक लिक्विड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने लिक्विड ले लिया, तो यहाँ पे लिक्विड जो है इसके अंदर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बल्क मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, है ना, बल्क पार्टिकल्स होंगे। तो ये एरिया में हमारे बल्क पार्टिकल्स होंगे, दैट इज बल्क पार्टिकल्स। और जो हमारा ये जो एरिया है दैट इज अ सरफेस एरिया ऑफ दिस लिक्विड। ओके, वहां पे क्या होंगे? सरफेस पार्टिकल्स। क्या होंगे? सरफेस पार्टिकल्स होंगे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात करूं, दैट इज एयर, और एयर में कौन से गैसेस होते हैं? दैट इज O2, N2, आर्गन, ETC, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये सरफेस पार्टिकल्स क्या करते हैं? इट distinguishes the atmospheric particles with bulk particles। हमारे एटमॉस्फेयर को यहां तक पहुंचने नहीं देते, ये लोग रोक लेते हैं, यही रिएक्ट करते हैं इन लोग के साथ, बल्क पार्टिकल्स को रिएक्शन करने नहीं देते। ठीक है, तो ये सरफेस पार्टिकल्स हो गए। क्लियर? समझ में आया? ये पूरा एयर है, ये जो है वो हमारा एयर है। ठीक है, और एयर जो है ये उसके अंदर गैसेस है, और गैसेस रिएक्ट करती है, लेकिन बल्क पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दिस सरफेस पार्टिकल्स। वो लोग ही रिएक्शन करेंगे, बल्क पार्टिकल्स को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? डिस्टिंग्विशेस, या फिर यहां पे हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, सेपरेट। इट सेपरेट्स, और दे सेपरेट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा।
दे, क्योंकि पार्टिकल्स है ना, एक से ज़्यादा है, तो दे सेपरेट द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स विद द बल्क पार्टिकल्स। क्लियर, समझ में आया? ओके, कि क्या है सरफेस केमिस्ट्री, किसके रिगार्डिंग है। अब एक नई टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज एडसॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। दैट इज यहां पे डी है, ठीक है, एडसॉर्प्शन। नाउ एडसॉर्प्शन क्या है, ठीक है, एडसॉर्प्शन क्या है। कई बार आप जो कहीं भी नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाते हो या फिर बैग्स, लैपटॉप बैग्स ऐसा कुछ मंगवाते हो, तो आपने देखा होगा कि इतना छोटा सा पैकेट आपके पास होता है, उसके अंदर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बॉक्सेस के अंदर होता है, वहाँ पे लिखा होता है सिलिका जेल। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिलिका जेल। तो कि कहीं कहीं स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि वो जो है वो एटमॉस्फेरिक में जो भी हमारी ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। बिकॉज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी बिगड़ सकती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर कुछ बिगड़ गई तो फिर उसको क्लियर करना, मतलब कि उसको वापस से ठीक करना बहुत ही मतलब कि टफ काम है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि आप जब नई चीज़ मंगवाते हो, ठीक है, दैट इज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑलवेज प्रेजेंट ऑफ सिलिका जेल, छोटा सा सिलिका जेल जो है वो होता ही होता है। ठीक है, तो दैट इज दैट सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी फ्रॉम द बॉक्सेस। कोई भी बॉक्स होता है उसके अंदर अगर ह्यूमिडिटी होगी तो वो क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर देगा। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा वो क्या होगा कि बिगड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही फिनोमिना है जो हमें इस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें जो है इसकी पढ़नी है। ठीक है, तो वही है ये एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्या है, अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ये सॉलिड और लिक्विड लिख लेता हूँ। इट शुड बी सॉलिड और लिक्विड। ओके, शुड बी सॉलिड और लिक्विड। ओके, अब क्या होगा कि ये जो मान लो कि ये सिलिका जेल है, दैट इज इन अ पाउडर फॉर्म, वो पाउडर फॉर्म में होता है, दैट इज वन टाइप ऑफ सॉलिड। तो वो क्या करेगा, अपने आजू बाजू जिसको वो उसका जो मेन कॉज है जिसके लिए रखा है, वो क्या होगा, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है, ऐसे कुछ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडसॉर्प्शन बोला जाएगा। ओके, क्या बोला जाएगा, एडसॉर्प्शन बोला जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज, अब यहां पे देखो कोई पार्टिकल होगा जो हम अगर मान ले, या फिर गैस हो सकता है या फिर लिक्विड फेज के अंदर हो सकता है ज्यादातर। ठीक है, ये गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, तो उसके पार्टिकल जाके इसकी सरफेस पे चिपक गए। ठीक है, तो इसको जो जिसके पार्टिकल चिपक गए उसे बोलते हैं हम एडसोर्बेट। क्या बोलेंगे, एब्सोर्बेट, एडसोर्बेट। ठीक है, और ये जो खुद करवा रहा है ये सब, जिसके सरफेस के ऊपर हो रहा है ना, जिसके सरफेस के ऊपर ये सभी चीज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे, एडसोर्बेंट। क्या बोलेंगे, एडसोर्बेंट। सिर्फ यहां पे डिफरेंस है, देखो, बेट और बंट। ठीक है, जो करवा रहा है वो क्या होगा, एडसोर्बेंट, और ये जो खुद जिसके पार्टिकल्स वहां पे चिपक रहे हैं वो क्या होगा, एडसोर्बेट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस विच इज एडसोर्बेट, जो एब्सोर्बेट हो, एडसोर्बेट, डी एडसोर्बेट, प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज एडसोर्बेट इज
सॉरी आर लिखना पड़ेगा, एक से ज्यादा है, आर अटैच्ड ऑन द ड्यू टू अट्रैक्शन, ये भी लिख लेते हैं, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लिख लो या फिर अट्रैक्शन लिख लो, अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर सब्सटेंस दैट इज कौन होगा, एड्सॉर्बेंट, is called adsorption। उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एड्सॉर्प्शन बोला जाएगा। कौन सी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर इन विच द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस दैट इज एड्सॉर्बेट, एब्सॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे किसकी सरफेस से, एड्सॉर्बेंट की सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन। क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। तो अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, एड्सॉर्बेट का मतलब क्या है, यहां पे एड्सॉर्बेट द सब्सटेंस which particles the substances whose particles are attached due to attraction, वो एड्सॉर्बेट बोला जाएगा। और एड्सॉर्बेंट द substances which on which the adsorbate particles are attached, the substances whose surface used, the substances whose surface used by the absorbate particles to attached, ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, ओके। तो यहां पे हमें तीन टर्म पढ़ी, एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्बेट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है, ठीक है, क्लियर, समझ में आए, ओके। बहुत सारे एड्सॉर्बेंट यूज होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो, सिलिका जेल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्ले भी यूज होता है, फाइनली ग्राइंडेड पाउडर और पाउडर किया हुआ, फाइनली स्लैश लिखना, ग्राइंडेड और पाउडर के भी स्लैश लिखना, मेटल्स भी यूज होते हैं, एनिमल चारकोल, ठीक है, एनिमल चारकोल भी यूज होता है या फिर चारकोल भी यूज होता है। एनिमल चारकोल का मतलब क्या है कि जब आप बोल सकते हो कि किसी भी एनिमल को जब आप जलाते हो तो उसकी हड्डी में से जो वो बन जाता है ना, वो चारकोल बोला जाता है, ठीक है, तो वो एनिमल चारकोल है, ओके। तो इतने सारे कुछ एब्सॉर्बेंट है, दैट इज दोज आर यूज्ड एज अ एब्सॉर्बेंट, ओके, क्लियर। अब दूसरी चीज जो मैं एड्सॉर्प्शन के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज मेनली ऑन विच फैक्टर दिस फिनोमिना डिपेंड्स, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन मेनली डिपेंड्स ऑन
द सरफेस एरिया, इस पे ज्यादा डिपेंड करेगा। दैट इज अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? अगर मान लो कि हमारा सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन इनडायरेक्टली ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया पे ही एड्सॉर्प्शन होता है। ओके, अगर सरफेस एरिया पे एड्सॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर अगर छोटी सी सरफेस एरिया है तो एड्सॉर्प्शन भी छोटा सा ही होगा। इट मेनली डिपेंड्स ऑन द सरफेस, जितनी सरफेस एरिया हम उसको मिलेगी उतना ये क्या होगा, या एड्सॉर्प्शन होगा। जैसे कि ये तो इतनी सरफेस एरिया मिल रही है यहाँ पे, अगर इसकी जगह यही लिक्विड को अगर मैं पूरी ऐसी थाली जैसी में डाल दूं, ठीक है, थाली में डाल दूंगा तो इससे ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगी, और सरफेस एरिया जितनी ज्यादा मिलेगी एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये बोर्ड के ऊपर मतलब कि इसकी सरफेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी गैसेस हैं लाइक O2, N2 एक्सेट्रा, ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी गैसेस हैं that are absorbed on the surface of this board. ओके, बोर्ड पे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, अब मानो कि मेरे पास छोटा बोर्ड है तो उसकी सरफेस छोटी होगी, है ना, तो छोटी होगी तो उसकी सरफेस पे इससे कम, इस बोर्ड से कम ही एब्जॉर्ब होगा गैसेस। जैसे कि इस बोर्ड में मैं ज्यादा लिख सकता हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो पूरा एक बोर्ड के अंदर मैं बोल सकता हूं 15 से 20 मिनट तक मैं लिख सकता हूं, जो भी लिखना हो। ठीक है, लेकिन अगर यहां से छोटा बोर्ड हो, इतना ही बोर्ड, इतना ही हो, ठीक है, इतना ही हो, तो मुझे 10 मिनट के अंदर क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस, सरफेस उसमें कम है उस बोर्ड के अंदर, तो मुझे ज्यादातर रब करना पड़ता है लिख लिख के। बट इन दिस केस यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया इज बिगर, है ना, तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? जैसे कि कोई चाटा मार रहा है आपको, ठीक है, अगर एक छोटी बच्ची चाटा मारेगी आपको तो नहीं लगेगा क्योंकि उसके हाथ छोटे हैं, तो आपका जो सरफेस एरिया है वो इतना ही होगा, तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ चलो ठीक लगेगा, बट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी का हाथ ज्यादा बड़ा है, ठीक है, किसी का हाथ ज्यादा बड़ा है, आपके पूरे फेस पे आ जाता है, और उसने अगर मान लो कि उतने ही फोर्स से अगर मान लो कि मार दिया, तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, ज्यादा इफेक्ट आपके फेस पे पड़ेगी बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया। ओके, तो एड्सॉर्प्शन में भी कुछ ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ द सरफेस फिनोमिनम मेनली हियर इंपॉर्टेंस रखता है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, ये कुछ टर्म्स हैं, आगे भी टर्म्स तो आती हैं, अभी मैं डिफरेंशिएट भी आपको कराऊंगा कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, लेकिन उससे पहले इतना आप समझ लो। ओके, क्लियर। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट को कब ये पता चला कि हमको ये सरफेस केमिस्ट्री करनी चाहिए, है ना, तो क्या हुआ कि कोई मान लो कि अब अगर हम ही गैस कर ले कि कोई साइंटिस्ट है, वो क्या किया कि उसने लिक्विड एल्यूमिनियम ले लिया, कुछ काम के लिए उसने लिक्विड एल्यूमिनियम लिया जिसका कलर था सिल्वर, चमकीला, शाइनिंग वाला, शाइनिंग सिल्वर होता है एल्यूमिनियम का कलर। ठीक है, थोड़े दिन बाद उसने देखा कि वो ग्रे कलर का हो गया। ठीक है, उसने एक डिब्बी में रखा था लिक्विड एल्यूमिनियम करके। ठीक है, थोड़े दिन बाद क्या हो गया कि ऊपर की सरफेस जो थी वो क्या हो गई, ग्रे कलर की हो गई। क्या हो गई, ये ग्रे कलर की हो गई। तो उसको लगा कि ये एल्यूमिनियम बिगड़ गया, लेकिन उसके दोस्त ने बोला कि एक बार तू देख तो ले, पूरा बिगड़ गया है कि ये ऊपर का ही थोड़ा बिगड़ा है। जब उसने पोर किया दूसरे आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, तब उसे पता चला कि ये तो ऊपर का ही ग्रे हुआ है, यही ग्रे हुआ है। ठीक है, अंदर का तो पूरा पहले जैसा ही है, दैट इज सिल्वर, शाइनिंग सिल्वर का है, मतलब कि नया ही है। समझ रहे हो ना?
तब जाके उसको पता चला कि ये जो लिक्विड एल्यूमिनियम है ना, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था विच इज इन द एयर। जो एयर के अंदर होगी ऑक्सीजन वही ज्यादातर रिएक्ट करेगी, बिकॉज ऑफ दिस इज अ मेटल। तो वो क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। और ये जो है वो ग्रे कलर का होता है, क्या, ग्रे कलर का, ठीक है। तो ये ग्रे कलर का होता है, लेकिन यही चीज जो है वो फर्दर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकती है। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टैंडर्ड 10 के अंदर जब आपने आगे पढ़ा होगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, उसमें आता है कि एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसका सरफेस के ऊपर जो भी एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं, फिर एक लेयर बना देते हैं, दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्योंकि इनके जो बल्क पार्टिकल्स है ना वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस लेयर। तो ये यहां पे ही क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। लेकिन बल्क वाले जो भी पार्टिकल होते हैं वो एयर के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए वो नया ही होता है वहां पे अंदर, ठीक है, क्लियर। तो उस फिनोमिना को देख के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि ये सरफेस वाला फंडा जो है वो आगे मतलब कि उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया। अब सीधी सी बात है कि एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसको कैलकुलेट करना आप बोल सकते हो, या उस पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही मतलब कि बहुत ही आप बोल सकते हो कि पेचीदा चीज है। तो पहले करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर या फिर बोल दो कि प्रेशर, इफ वी टेकन और वी रिड्यूस्ड द प्रेशर to 10⁻⁸ to 10⁻⁹, ठीक है, 10⁸ या 10⁻⁹ होगा शायद, एक बार देख लेता हूं। हाँ, -8 और -9 है। इतना जब नीचे आप गिरा दोगे, प्रेशर डिक्रीज कर दोगे, ठीक है, रिड्यूस प्रेशर लिखा है ना, हाँ रिड्यूस लिखा है, रिड्यूस द प्रेशर टू दिस वैल्यू, the whole surface of any substance become ultra clear। क्या हो जाएगी, क्लियर, मतलब कि उस पे जो भी अभी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर, या फिर 760 mmHg पे अगर इस सरफेस की बात करो तो इस पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस होगी जो एयर के अंदर है वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। अब इतना करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं कि कितनी चीज जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये किया पहले, उसके बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन की स्टडी स्टार्ट की, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। तो इतना नोट करो। इसके बाद हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं और देन वी डिफरेंशिएट एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमारे एड्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स के अंदर पहला पॉइंट है एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल, ओके। तो चारकोल जो है उसको गैसेस के एड्जॉर्प्शन को करने के लिए यूज होता है, ठीक है, दैट इज gases like SO2, NO2, phosgene, etc. are adsorbed on the surface of finely grinded पाउडर ऑफ चारकोल, ठीक है। चारकोल का पाउडर के ऊपर ये जो है फाइनली ग्राइंड मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई एक कंटेनर के अंदर अगर मान लो कि हमने गैस का प्रेशर रख दिया, ठीक है, ये गई मान लो कि कंटेनर है, इसमें हमने SO2 का प्रेशर रख दिया जो ज़्यादा है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या करो कि इसमें पाउडर मतलब कि पाउडर
ये जो है ना चारकोल, ये डाल दो, तो थोड़े देर के बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि इसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस चारकोल क्या होगा, उसके सरफेस पे क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके गैसेस के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसीलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पाउडर क्यों यूज होता है, बिकॉज ऑफ टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज अगर करना है तो ग्राइंडली या पाउडर फॉर्म में अगर ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। अगर मान लो कि इतना हमारे पास चारकोल है, इतना, इसको अगर पाउडर फॉर्म में कर देंगे तो ये पूरा इतने पार्टिकल हो जाएंगे। तो अभी देखो कि आपको इतनी सरफेस मिली, पहले कितनी थी, इतनी ही थी, है ना। तो इतनी सरफेस पाउडर करने के बाद मिली, पहले कितनी थी, इतनी ही थी। ठीक है, तो इसीलिए पाउडर फॉर्म में यूज होता है। ओके, सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई in presence of by animal charcoal। ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं भी, एनिमल चारकोल ही है क्या। तो मिथिलीन ब्लू जो है एंड अदर डाइस आर एब्जॉर्ब on the surface of animal charcoal। एनिमल चारकोल क्या है वो तो मैं आपको समझा चुका हूं। यहाँ पे मिथिलीन ब्लू जो है वो एज अ, आपको मालूम होगा टाइट्रेशन के अंदर आपने फिनोल्फथैलीन और मिथिलीन ब्लू यूज किया होगा या नहीं यूज किया होगा। बहुत सारे ऐसे मतलब कि इंडिकेटर यूज होता है, मिथिलीन ब्लू भी एज अ इंडिकेटर यूज होता है। ठीक है, तो वो एक डाई है। ठीक है, तो ये जो डाई है उसका कुछ ना कुछ कलर होता है। ठीक है, बहुत सारी डाइज आप अतुल इंडस्ट्री में जो भी जितनी भी बनती है वो डाई होती है, दैट इज वन टाइप ऑफ कलर। ठीक है, तो ये डाई जो है, तो अगर इस डाई को चारकोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आप डाल दोगे तो ये डाई जो है वो कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन दिस क्या होता है कि कलर कंपाउंड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल, इसीलिए जो है वो क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड वन, द ह्यूमिडिटी एब्जॉर्प्शन बाय सिलिका जेल। तो ये चीज तो हमको मालूम है ना, मालूम है ना, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट वाली बात जो मैंने आपको आगे बताई वही है ये। तो हम लिख सकते हैं द एटमॉस्फेयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर molecules absorbed by silica gel। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, वही स्टेटमेंट लिखी है। फोर्थ वन जो है जो हमारी शुगर है, द रॉ aqueous sugar which is yellowish brown color, जो हमारी रॉ, अब बोल सकते हो ना गन्ने में से गुड़ बनाया, ठीक है, जैगरी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जैगरी। तो वो ही कलर के अंदर ये रॉ सॉल्यूशन होता है शुगर का। लेकिन हमारे पास जो शुगर आती है वो व्हाइट कलर की, कलरलेस होती है। तो वो कैसे, तो ये जो एक्वेस शुगर होती है ना, विच येलोइश ब्राउन कलर इज पास्ड थ्रू, उसको पास किया जाता है, उस पूरे सॉल्यूशन को पास किया जाता है थ्रू द बेड ऑफ द ग्राइंडेड एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल की फाइनली कोटेड जो पाउडर होते हैं उसकी बेड, चादर जैसी बनाई जाती है,
उस पे से पास किया जाता है इस येलोइश ब्राउन कलर को। Thus the colored particles adsorbed by animal charcoal and we obtain a colorless sugar solution। फिर हमको क्या मिलता है, शुगर जो मिलता है सोल्यूशन, वो क्या होता है, कलरलेस होता है, और फिर उसको कंसंट्रेट किया जाता है, उसके बाद छोटी छोटी शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारी सरफेस केमिस्ट्री इसमें भी यूज होती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एड्सॉर्प्शन के आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल्स है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और अकॉर्डिंग हमारी एनसीईआरटी ही है ये। ओके, अब हम द डिफरेंस देखेंगे बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहली चीज एब्जॉर्प्शन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि ये हमारा एब्जॉर्बेंट है और यहाँ पे भी हमारा एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, इसको नाम ले देते हैं हम एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट है ना, सॉरी, यहाँ पे भी हमारा एब्जॉर्बेंट है। यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज हो सकता है, एब्जॉर्बेंट कर लेते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन है ना और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है इसलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मानो कि सॉलिड, ये हमारा सॉलिड है और यहाँ पे कोई गैस और लिक्विड जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा एब्जॉर्बेट है, एब्जॉर्बेट। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा मान लो कि गैस और लिक्विड में क्या है, एड्सॉर्बेट है। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग देखो चेंज की हुई है, बी और डी है, इसलिए थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये क्लियर आउट है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये बराबर है, बी होना चाहिए, यहाँ पे डी होगा क्योंकि पूरी प्रोसेस ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा गैस और लिक्विड है, तो एब्जॉर्प्शन के केसेस में क्या होगा, ये पूरा अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा, ये जो हमारा एब्जॉर्बेंट है ना उसमें पूरा अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी ऊपर की जो है उसे सरफेस बोला जाता है, सरफेस एरिया, और इसके अंदर का एरिया बोला जाता है बल्क एरिया। ठीक है, क्या बोला जाता है, बल्क एरिया। समझ में आ रहा, इसमें कुछ पता चला। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में ये सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेगा। देखो आप अच्छी तरीके से आप इसको समझोगे तो आपको अच्छा रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो केस है, अगर मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं, तो एब्जॉर्प्शन जो है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ absorbate are absorbed through the body of the absorbent, पूरी बॉडी के अंदर, थ्रो बॉडी के अंदर पास हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ, यहां पे एब्जॉर्बेट लिखा हुआ है तो यहां पे एड्सॉर्बेट लिखते हैं हम, एब्जॉर्बेट आर अटैच्ड on the surface of the adsorbent। ठीक है,
स्पेलिंग गलत हो गई है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इस पे सिर्फ इसके सरफेस पे होगा और इस पे सिर्फ यहां पे अंदर थ्रो चला जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर लेना हो इजीली तो आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो पुअर पर स्पॉन्ज इन अ वाटर, एक स्पॉन्ज ले लो और पूरा वाटर के अंदर आप डिप्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्ज के सरफेस पे तो पानी रहेगा लेकिन उसके अंदर भी चला जाएगा, है ना। फिर आप स्पॉन्ज कहीं से भी काटोगे तो वहां से पानी निकल सकता है। तो ये स्पॉन्ज जो है वो बहुत ही अच्छा है एग्जाम्पल। या फिर आप बोल सकते हो कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर देता है। क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल पे हम लिख सकते हैं सिलिका जेल एडिजॉर्ब वाटर। लेकिन सिलिका जेल क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, नॉट एब्जॉर्ब। समझ में आया? ओके। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सरफेस एरिया प्लस बल्क एरिया दोनों ही यूज होता है। लेकिन यहां पे कौन सा एरिया यूज होगा? ओनली सरफेस एरिया ही यूज होता है ना। यहां पे दोनों यूज हो गया लेकिन यहां पे सरफेस ही यूज हुआ। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, ये पहला पॉइंट था ये। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा, ये पहला लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एड्सॉर्प्शन जो होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हमारी ये जो है इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। ना तो ये एक्सोथर्मिक होती है ना तो वो इंडोथर्मिक होती है। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके। अब मैं दूसरी बात करूं तो एब्जॉर्प्शन जो है, यहां पे थर्ड पॉइंट लिखता हूं, इट इज इट अकर्स लिख देता हूं, इट अकर्स ऑन अ यूनिफॉर्म रेट। एक यूनिफॉर्म मतलब कि एक सेम रेट पे जो है वो रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें तो इट इज वेरी रैपिड इन बिगिनिंग एंड देन इट अकर्स स्लोली। पहले ये क्या होता है कि बहुत ही रैपिड में एब्सॉर्प्शन होगा सरफेस पे, उसके बाद ये धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? लेकिन ये जो हमारा एब्सॉर्प्शन है वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? एक यूनिफॉर्म रेट पे होता है, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या होगा? स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, ठीक है। इट वेरी रैपिड इन बिगिनिंग देन इट अकर्स स्लोली, ठीक है। ये चलेगा, ऐसा लिखोगे तो। क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारा डिफरेंस हो गया एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन का। ओके, क्लियर? और एक दूसरी टर्म है सॉर्प्शन, ठीक है। सॉर्प्शन, तो इसे सॉर्प्शन का मतलब क्या है? तो एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन occur
साइमultaneously इज कॉल्ड सॉर्प्शन। ये दोनों चीजें एक साथ होती है साइमल्टेनियसली तो उसे सॉर्प्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे चारकोल इज डिप्ड इन वाटर। चारकोल को डिप कर दो, ठीक है, यहां पे भी डिप लिख दो। क्लियर, समझ में आया सॉर्प्शन का मतलब क्या है? ओके, तो हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का, उसका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, मुझे लगता है कि आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से टर्म्स जो है वो सिखाई है। ओके, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन आए कि सर ये समझ में नहीं आया, ओके ये समझ में नहीं आया, तो सीधा आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 9 भी ख़त्म हो गया। अब चैप्टर 5 जो है वो हमारा लास्ट है पार्ट 1 का, उसके बाद ही हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 का जो भी हमारा जो मेन NCERT का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में IUPAC नोमेनक्लेचर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो मेन है। उसकी थोड़ी एक्सरसाइज भी मैं करवाना चाहता हूँ। तो मेरा थॉट है कि जैसे ही सबके वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम नोमेनक्लेचर वाला थोड़ा देख लेंगे ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि मैं संडे को लेने वाला था लेकिन क्या हो गया कि किसी के लेक्चर अभी बाकी है देखने के लिए, इसीलिए मैंने अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो D and F ब्लॉक पे हैं तो नोमेनक्लेचर पे आएंगे तो उनको देर लग जाएगी, इसीलिए मैंने वो क्लास संडे को नहीं लिया था। तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है तो बहुत ही हाई चांस है कि नोमेनक्लेचर पे ये है क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे इन द MCQ एज वेल एज इन द क्वेश्चन ऑल्सो पार्ट बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो सीधा आप मुझे पूछ लेना। ओके।